गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। पिछली क्लास में हमने गैसेस स्टेट जो यूनिट थी उसको कंप्लीट किया था। इस क्लास में डिस्कशन करेंगे हम सॉलिड स्टेट जो यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था यूनिट है, इसका डिस्कशन करेंगे। ये यूनिट स्टार्ट की है ठोस अवस्था यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 के दो पार्ट हैं, एक तो है गणितीय यानी मैथमेटिकल पार्ट, गणितीय जो हिस्सा है, दूसरा है द्रव अवस्था। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड है फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट हमने पढ़ ली गैसीय अवस्था। तीसरी यूनिट है ठोस अवस्था। अब हमने कहा था कि हम जानते भी हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सामान्य ताप दाब पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस। मैंने दो बातों पर यानी इनकी अवस्थाएं दो बातों पर निर्भर करती हैं ये अवस्थाएं। एक तो क्या थे, अंतर आणविक आकर्षण बल, और एक को कहा था गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। जिसकी ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होगी उसके अणु आपस में एक दूसरे से दूर दूर होंगे, अंतर आणविक आकर्षण बल कम होंगे। ऐसे नहीं होंगे लेकिन कम होंगे, अणु दूर दूर होंगे। जितने यदि आकर्षण बल ज्यादा है तो अणु पास पास होंगे, तो क्या होगी, ठोस अवस्था होगी। यदि आकर्षण बल कम हो जाए तो ठोस अवस्था वाले कण क्या होंगे, दूर दूर होने लगेंगे, तो द्रव अवस्था होगी। यदि और आकर्षण बल कम हो जाए तो क्या हो जाएंगे, गैसीय अवस्था में होंगे, यानी उनकी गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं, और असंपीडीय। ध्यान से देखना क्या होते हैं, असंपीडीय। जब ये असंपीडीय हैं तो कठोर व असंपीडीय यानी असंपीडनीय, ऐसा लिख सकते हो, असंपीडनीय। ठीक है, यानी इन्हें संपीड़ित नहीं किया जाता, यानी इनको दबाकर इन पर दाब लगाया जाए तो इनके आयतन को कम नहीं किया जा सकता, यानी इन्हें दबाए नहीं। जैसे गैस है, उन पर दाब लगाकर उनके आयतन को कम किया जा सकता है। तो कठोर ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, असंपीडनीय होते हैं। कठोर असंपीडनीय होते हैं। इनमें अणुओं के मध्य जो गैप है, यानी अणु बहुत पास पास होते हैं, परमाणु इनके अणु बहुत पास पास स्थित होते हैं। और अंतराणु बल अंतराणु जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होते हैं। गतिज ऊर्जा या कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा कम होती है। तो कैसे होते हैं, कठोर व असंपीडनीय, और जिनका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होगा तो इनका आकार भी, जो द्रव है, द्रव भी असंपीडनीय होते हैं लेकिन द्रव कठोर नहीं होते। द्रव है, कठोर नहीं होते। ठीक है, असंपीडनीय भी होते हैं लेकिन इन्हें देखो ध्यान से, जो द्रव हैं उनको थोड़ी मात्रा में संपीड़ित किया जाता है लेकिन ज्यादा नहीं। दाब लगाया जाए तो इन्हें अल्प मात्रा, बहुत नगण्य मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन ये भी असंपीडनीय होते हैं द्रव। लेकिन फर्क क्या है, आयतन तो इनका भी निश्चित होता है, ठोस का भी और द्रव का भी, लेकिन द्रव कठोर नहीं होते। इनका आयतन भी निश्चित होता है, इनका द्रव का, ठोस का भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रवों को जिस पात्र में या जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। आयतन तो निश्चित है लेकिन ठोस जैसा आकार होगा, कहीं भी रखें उसका आकार वैसा ही होगा, यानी ऐसा नहीं अपना आकार परिवर्तित नहीं करते।
बात क्लियर है? तो ठोस अवस्था की परिभाषा लिखेंगे, ठोस की परिभाषा लिखेंगे पहले, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठीक है? तो पहले लिखोगे पदार्थों की ठोस अवस्था, पदार्थों की ठोस अवस्था, पदार्थों की ठोस अवस्था, पदार्थों की ठोस अवस्था में, पदार्थों की ठोस अवस्था में उसके अणु, किसके? ठोस के। पदार्थों की ठोस अवस्था में उसके अणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा, प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के काफी समीप होते हैं, काफी समीप होते हैं, एक दूसरे के काफी समीप होते हैं, काफी समीप होते हैं और इतनी दृढ़ता से, इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं, इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा था आकार निश्चित है। द्रवों को जब पात्र में डाला जाता है, दोबारा बोलूंगा इस लाइन पे दोबारा आऊंगा, जब द्रवों को पात्र में डाला, जैसा पात्र होता है वैसा ही आकार ग्रहण कर लेते हैं, यानी आकार ग्रहण करेंगे जिस पात्र में डाले जाएंगे। ऐसे ही गैस होती है, आयतन निश्चित नहीं होता, लेकिन जिस पात्र में डालेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं, गैसें भी और द्रव भी, ठीक है? यानी कि द्रव और गैस दोनों क्या करते हैं? गति करते हैं, लेकिन ठोस दृढ़ता से बंधे होने की वजह से गति नहीं करते। तो लिखना एक दूसरे के काफी समीप होते हैं और इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं, इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि, इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि वे बिल्कुल भी गति नहीं करते, इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि वो बिल्कुल भी गति नहीं करते, बिल्कुल भी गति नहीं करते, बिल्कुल भी गति नहीं करते। अतः उनका आकार, किनका? ठोसों का। अतः उनका आकार व आयतन, अतः उनका आकार व आयतन दोनों स्थिर रहते हैं। उनका आकार और या आकार व आयतन दोनों स्थिर रहते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, ठीक है? क्या? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठोसों के कितने प्रकार हैं लिख लेना। ठोस दो प्रकार के होते हैं, लेट मी ड्रिंक माय टी, ठीक है? कई बार तुम्हारे चक्कर में चाय मेरी ठंडी हो जाती है तो मैं भूल ही जाता हूं कि चाय भी है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं क्रिस्टलीय और दूसरे क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय। एक क्रिस्टलीय ऐसे ठोस हैं जो कठोर असंपीड्य तो होते हैं, यानी इन्हें संपीड़ित तो नहीं किया जा सकता और कठोर भी होते हैं, लेकिन इनकी ज्यामिति निश्चित होती है, संरचना निश्चित होती है। ज्यामिति से मतलब क्या है? इनके अणुओं की निश्चित व्यवस्था होती है, निश्चित व्यवस्था होती है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा सा समझो, मान लो कोई अणु हो या फिर ग्रेफाइट जैसे ले, हीरा ले, तो हीरा कैसा होता है? ऐसे अणु जुड़े होते हैं, ठीक है? ऐसे अणु बचपन में पढ़ा होगा ना, ऐसे एक दूसरे से जैसे मधुमक्खी के छत्ते बन रहे हो, ऐसी संरचनाएं, ऐसी संरचना होती है, बचपन में पढ़ते आए थे।
तो ये क्या है? निश्चित ज्यामिति है, अणुओं की निश्चित स्थिति है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, देखो एक अणु यहां है, दूसरा इसके पास है, तीसरा इस तरीके से, चौथा भी इस तरीके से, बहुत सारे अणु जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मान लो एक तो कंडीशन हो सकती है इनके बीच में हो, बचपन में पढ़ते आए हैं, ठीक है। एक हो या तो ऐसा हो, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, ऐसे हो, ठीक है, ऐसी संरचना है। यहां जो अणुओं का क्रम है वो निश्चित है। इन संरचनाओं की वजह से इनकी ज्यामिति भी निश्चित होती है, लेकिन जो दूसरे हैं, मैंने क्या कहा, ठोस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय। इनको तो कहते हैं क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलीय को कहते हैं अमोर्फस। क्या कहते हैं? लिख लेना, थोड़ा सा आइडिया हो इंग्लिश में। क्रिस्टलाइन, ठीक है, इनको बोला जाता है एमोर्फस, एमोर्फस, ठीक है। यदि ये क्या है, क्रिस्टलीय का उदाहरण है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इनकी ज्यामिति यानी जो अणु हैं, परमाणु हैं, उनका निश्चित त्रिविम विन्यास होता है, ज्यामिति होती है क्रिस्टलीय की। लेकिन जो अक्रिस्टलीय हैं, अमोर्फस हैं, मान लो कोई अणु इस तरीके से जुड़ रहा है, इस तरीके से जुड़ रहा है, लेकिन कहीं देखा कि इस तरीके से जुड़ रहा है, कहीं इस प्रकार से जुड़ रहा है, ठीक है, कहीं इस तरीके से। ध्यान सुनना, देखो देखो देखो, दोबारा बना रहा हूं, देखो देखो ध्यान से, साफ साफ, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। कई बार तो अणु ऐसा लगता है कि इसके ऊपर रखे हुए हैं, इसके जस्ट नीचे, इस तरीके से। कई बार ये इनकी खांचों में स्थित होते हैं, ठीक है, जैसे ये भी खांचों में उपस्थित है, ठीक है, और इनके नीचे उपस्थित है। यानी एक निश्चित अरेंजमेंट नहीं है, निश्चित व्यवस्था नहीं है, निश्चित ज्यामिति नहीं है। तो ऐसे ठोसों को अक्रिस्टलीय या अमोर्फस कहते हैं। इसका उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। और इसका एग्जांपल क्या है? प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक, रबर, रेजिन, रेजिन एक पदार्थ है, बहुलक है लेकिन थोड़ा सा अलग प्रकार का। और इसका एग्जांपल है नमक, नमक, नमक शोरा या नौसादर, नौसादर। और इसके एग्जांपल जैसे प्लास्टिक, रबर, रेजिन, ये किसके एग्जांपल है? कांच, ये क्वार्ट्ज कांच है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। कांच, कांच भी किसका उदाहरण है? अक्रिस्टलाइन का या अमोर्फस सॉलिड्स का उदाहरण है, ठीक है। तो 1 बाय 1 लिखेंगे। पहले लिखना ठोसों के या ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ, या ऐसे लिख लो, ठोसों के 2 प्रकार होते हैं, जो भी लिखना चाहो। ठोसों के 2 प्रकार होते हैं, या ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, ब्रैकेट में लिखना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अक्रिस्टलीय, अमोर्फस। इंग्लिश में जो ये जरूर लिख लेना, ये तो आसान है समझना। अमोर्फस ये जरूर लिख लेना इंग्लिश में। और फर्स्ट डालना क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, फर्स्ट डालना क्रिस्टलीय, ठीक है। क्रिस्टलीय में लिखना, पहला क्रिस्टलीय डालोगे, उसमें डैश लगा के,
ठीक है, डैश लगा के लिखोगे। ऐसे पदार्थ जो कठोर एवं असंपीड्य होने के साथ साथ ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस पदार्थ जो कठोर एवं असंपीड्य होने के साथ साथ निश्चित ज्यामिति वाले, ध्यान से सुनना, क्या बोला, निश्चित ज्यामिति आकृति, निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, नौसादा। एग्जाम्पल लिखोगे, हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, नौसादा, ठीक है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, कई बार हमें पता लग जाता है देखने पर ही कि क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है। कई बार पता नहीं लगता, कि ऐसा लगता है कि ये क्रिस्टलीय पदार्थ है, लेकिन जब उन्हें एक्सरे विवर्तन विधि से, एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, तो पता लगता है कि जिन्हें हम अक्रिस्टलीय समझ रहे थे वो भी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। ऐसा होता है कई बार। तो जिन्हें एक्सरे विवर्तन से इनका अध्ययन किया जाता है तो पता लगता है कि वो भी क्या है, क्रिस्टलीय होते हैं। तो इनमें जो व्यवस्थाएं होती हैं, यानी एक जैसी जो व्यवस्थाएं निश्चित ज्यामिति होती है, वो पूरे अणु में होती हैं, पूरे अणु में होती है। इसलिए इन्हें क्या कहा, दीर्घ क्षेत्र परास ठोस भी कहते हैं। लॉन्ग रेंज एरिया ठोस भी कहते हैं, या लॉन्ग रेंज ऑर्डर या दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था, परासनी व्यवस्था, दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था वाले यौगिक भी कहा जाता है, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर ठोस भी कहा जाता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय होते हैं, अभी डेफिनेशन लिखेंगे, इनमें जो व्यवस्था है कुछ दूरी तक होती है, ज्यादा दूरी तक नहीं होती। फिर अव्यवस्था होती है, यानी अलग अलग तरह की व्यवस्था अलग अलग दूरी तक होती है, यानी एक जैसी व्यवस्था नहीं होती, तरह तरह की व्यवस्थाएं होती है। इसलिए इन्हें किनको, अक्रिस्टलीय को लघु क्षेत्र परास, यानी इनकी व्यवस्था कैसी होती है, लघु क्षेत्र व्यवस्था होती है, यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, पता कैसे लगता है, एक्सरे विवर्तन विधि से, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से पता लगता है। तो दूसरा लिखेंगे अक्रिस्टलीय, अमॉर्फस। दूसरा लिखेंगे अक्रिस्टलीय, ठीक है, लिखना अक्रिस्टलीय ठोस उन पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, उन पदार्थों को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है जो
जो कठोर तथा असंपीड्य, जो कठोर तथा असंपीड्य तो होते हैं, कठोर तथा असंपीड्य तो होते हैं, लेकिन कठोर तथा असंपीड्य तो होते हैं, लेकिन निश्चित ज्यामिति वाले नहीं होते, निश्चित ज्यामिति वाले नहीं होते, निश्चित ज्यामिति वाले नहीं होते। उदाहरण प्लास्टिक, रबर, कांच, प्लास्टिक, रबर, कांच, रेजिन। इन्हें दीर्घ क्रिस्टलों को दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था वाले ठोस और इन्हें लघु क्षेत्र व्यवस्था वाले ठोस कहा जाता है। ठीक है, या ऐसा भी बोलते हैं दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था या लघु क्षेत्र व्यवस्था। सिर्फ इतना सा, ठोस नहीं, सिर्फ इतना सा नाम दिया गया है क्योंकि उसमें लंबी दूरी तक, यानी बहुत लंबी परास तक, बहुत लंबी परास नहीं किलो 2 किलोमीटर नहीं, यहाँ लंबी दूरियों से मतलब लंबे क्षेत्र यानी बड़े परास से मतलब है, यानी मान लो कोई ठोस इतना छोटा है, उसका कण इतना छोटा है, तो इस कण में इतने से क्षेत्र में आप समझ सकते हैं ये 1 mm है, 1 mm मान लो 1 मिलीमीटर, इसमें 10 की पावर मान लो 20 कण हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, इतने 10 की पावर 20 इस क्षेत्र में। तो कहने का मतलब ये नहीं कि भाई इतने कण हैं तो उनकी व्यवस्थाएं, तो ऐसा ना सोचें कि भाई किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, अणुओं के लिए दीर्घ परास इतनी यानी इतने छोटे मतलब इतने छोटा पदार्थ है उसमें भी दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था हो सकती है। क्रिस्टलीय है तो होगी और अक्रिस्टलीय है तो नहीं होगी। ठीक है, इतनी सी मैंने सिर्फ पॉइंट बनाया है, यदि आप देख पा रहे होंगे तो इतने से क्षेत्र में भी, तो ऐसा नहीं किलोमीटर 2 किलोमीटर, उनके लिए अणुओं के लिए तो ये भी बहुत दीर्घ क्षेत्र है, अणुओं के लिए ये भी बहुत दीर्घ क्षेत्र है। बात क्लियर? ठीक है, तो अब देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के मध्य अंतर। कई बार पूछा जाता है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या क्या है, तो हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में, यहां से और इरेज करता हूं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर ध्यान से देखना, एक तरफ लिखोगे क्रिस्टलीय, बड़े बड़े कॉलम बनाना है ना, जैसा स्पेस हो, और एक में लिखोगे अक्रिस्टलीय। एक बात तो क्लियर है कि एक क्रिस्टलीय कौन होंगे, जिनकी ज्यामिति निश्चित होगी। ठीक है, और ये क्या होंगे, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होगी। इनमें अभी देखा, इनमें दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था होती है और इनमें लघु क्षेत्र व्यवस्था होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, यदि इनको एक्स किरण विश्लेषण से पता लगा जाए, एक्स किरण विवर्तन या एक्स रे विवर्तन से अध्ययन किया जाए, तो पता लगता है कि जैसी क्रिस्टल की संरचना होती है, यदि बड़े क्रिस्टल की संरचना होती है, ऐसी ही व्यवस्था उसके अंदर होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं,
जैसी व्यवस्था क्रिस्टल की बाहर से, नहीं यदि क्रिस्टल को देख पा रहे हैं तो जैसी अरेंजमेंट बाहर होगी, बाहर की संरचना होगी, बाहर की सतह होगी, ऐसी ही व्यवस्था अंदर होगी। इनमें जैसी व्यवस्था बाहर होगी ऐसी व्यवस्था अंदर नहीं होगी। तो यहाँ इनकी ज्यामिति निश्चित इसलिए होती है कि एक्सकिरण विवर्तन से जैसी क्रिस्टल की संरचना बाहर से है ऐसी ही अंदर से व्यवस्था होती है। ठीक है। नेक्स्ट बात, यदि इन्हें अलग अलग ताप पर ठोस में परिवर्तित किया जाए, जैसे इन्हें पिघलाया जाए, ऐसे समझो पिघलाया जाए या ठोस ही इन्हें पिघलाया जाए, फिर वो क्रिस्टलीय, तो इनके लिए जो शीतलन वक्र है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, शीतलन वक्र, इन्हें शीतलन वक्र बोला जाता है, शीतलन वक्र है, यानी पिघलाकर दोबारा ठोस में परिवर्तित किया जाए या ठोस से द्रव अवस्था में। तो यहां क्या है, ताप है, मान लो पिघला हुआ है, ताप क्या है, अधिक है, ठीक है, और यहां क्या है, समय, क्या है, समय। तो ताप बढ़ाएंगे, ये ताप पहले से ज्यादा यदि पिघला हुआ है, ठोस द्रव अवस्था में है, तो जब ताप को कम करेंगे तो ताप कम होगा तो समय भी बढ़ रहा होगा। मान लो समय ऐसे बढ़ रहा है, समय देखो इतना बढ़ा ना, इतना बढ़ गया, ताप में भी काफी इतनी कमी आई, ये चीजें तो समझते हो, ताप में कमी हो रही है और समय भी बढ़ रहा है, ताप में तेजी से कमी आती है, लेकिन एक निश्चित स्थिति पर समय तो बढ़ता है, यानी समय तो कभी नहीं रुक रहा, लेकिन ताप उसका स्थिर हो जाता है। मैं समझाऊंगा कैसे, उसका ताप स्थिर हो जाता है और फिर क्या, फिर अगेन ताप घटता जाता है। अब क्या होता है, इसे ए बी सी डी बोलता हूं, ठीक है। यहां से यहां ताप घट रहा है तो समय भी बढ़ रहा है तो आयतन घट रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बी से सी पर ताप स्थिर हो जाना, ताप स्थिर हो जाता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां बी पर वह जो ठोस है द्रव अवस्था में, वह द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। ध्यान सुना, किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, और ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के दौरान उसका ताप परिवर्तित नहीं होता। ध्यान दीजिए, कहां, गैसेस अवस्था में। मैंने वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र बताया था, वहां क्या हो रहा था, दाब स्थिर हो रहा था और आयतन लगातार घट रहा था। उसमें क्या कह रहा था कि जो गैस अवस्था है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है, इसलिए दाब स्थिर होगा, यानी दाब और बढ़ाएं तो भी नहीं परिवर्तित होता। यहां दोनों अलग चीज हैं, दोनों को, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां क्या होता है, यहां ताप स्थिर हो जाता है, यानी ताप कम नहीं होता, ताप स्थिर है, ताप स्थिर है, लेकिन एक निश्चित समय बाद फिर ताप वापस से घटना चालू हो। तो देखा गया कि जहां ताप स्थिर हो रहा था तो वहां परिवर्तन क्या हो रहे थे, वहां परिवर्तन हो रहे थे कि जो द्रव है, पहले द्रव में था, वो ठोस में परिवर्तित हो, यानी ठोस में परिवर्तित होने के दौरान ताप स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है, ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा, और एकदम से सी बिंदु पर वो किस में परिवर्तित हो गए, ठोस में। अब ताप घटाते जा रहे हैं तो ताप ही घट रहा है, समय तो चल ही रहा है लगातार कंटिन्यूअसली। तो यहां बी से सी पर क्या, यानी जो ये वक्र है वो किस प्रकार, ये इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें शीतलन वक्र कहा जाता है, शीतलन वक्र कहा जाता है। यानी ध्यान से सुनो, ये वक्र कैसे हैं, असतत है, इन वक्रों को क्या कहा जाता है, असतत, यानी लगातार नहीं है। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इनका ताप घटाया जाए
इनका ताप घटाया जाए तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता है। इस तरीके से, इस तरीके से, यानी ताप घटाने पर जो देखो ताप घटा रहे हैं तो ताप लगातार घट रहा है समय के साथ। ऐसी कोई अवस्था नहीं आ रही कि जहां ताप स्थिर हो जाए। जीरो तो है, देखो यहां बिल्कुल टच कर रहा है, लेकिन टच करते हुए नहीं दिखाएंगे। तो यहां लगातार घट रहा है, लेकिन इनमें देखा कि एक स्थिति पर ताप स्थिर हो गया फिर घटना चालू हुआ। यहां लगातार ताप घटता है, तो ये वक्र कैसे होते हैं? सतत होते हैं, लगातार होते हैं। ये क्या है? असतत है। यहां ताप घटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन घट ही नहीं रहा, ताप स्थिर है। लेकिन कुछ समय बाद जब ठोसों में परिवर्तन पूरा हो गया, तो यानी इन्हें द्रव से ठोस में परिवर्तित किया। किनको? अक्रिस्टलीय ठोसों को। तो इनमें पहले ये जैसे ताप घटा रहे हैं, तो ये पहले, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझो, यदि ठोस को गर्म किया जाए तो पहले वो ऐसा तो नहीं द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। पहले वो ठोस हल्के नरम होंगे, मुलायम होंगे, फिर द्रव में परिवर्तित होंगे। वो किसका उदाहरण है? वो अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है। यदि ठोस को गर्म किया जाए, यानी पिघलाया जाए, तो एक निश्चित ताप पर वो नरम नहीं होंगे, वो निश्चित ताप पर ठोस से सीधा द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। वो क्या है? वो क्रिस्टलीय ठोस हैं जो एक निश्चित ताप पर पिघल जाएं, और इनके लिए गलनांक क्या? स्थिर नहीं होता, निश्चित नहीं होता। क्योंकि इस प्रक्रिया में जैसे सोचो रबर के बारे में, रबर को गर्म करोगे तो लगातार पहले मुलायम होगी फिर पिघलेगी। ऐसे नहीं, रबर डायरेक्ट द्रव अवस्था में नहीं है, पहले मुलायम होगी। प्लास्टिक आपने सबने जलाई है घर में, तो वो प्लास्टिक पहले ठोस अवस्था में पहले मुलायम होगी, फिर क्या होगी? पिघलेगी। यदि आप करेंगे तो पिघलेगी कब? पहले मुलायम होगी फिर पिघलेगी। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस डायरेक्ट ठोस से द्रव में परिवर्तित, पहले तो ताप बढ़ेगा लेकिन एक निश्चित बिंदु पर वो अचानक से द्रव में परिवर्तित हो जाए। यानी जो बदलने का प्रक्रम है वो अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या है? सतत है। ठोसों पर ठोस नरम हुआ, फिर नरम से द्रव में, ठीक है, ये क्या है? सतत प्रक्रिया है। जबकि ठोस सीधा द्रव में, यानी ये क्या है? असतत प्रक्रिया है, अचानक से होता है। ठीक है, बात क्लियर। और इनमें क्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता, क्रिस्टलीय में विषमदेशिकता होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। विषमदेशिकता होती है और इनमें समदेशिकता होती है। क्या होती है? समदेशिकता, यानी इन्हें इनके गुणों का, जैसे अपवर्तनांक जैसे गुणों का अध्ययन किया जाए तो इन्हें अलग अलग डायरेक्शन से देखें, अलग अलग स्थितियों से। जैसे कोई ठोस इस तरीके का, मतलब इस तरीके की उसकी ज्यामिति है, तो यदि उसको यहां से अध्ययन करेंगे तो उसके अपवर्तनांक का मान कुछ आएगा। यदि यहां से अध्ययन करेंगे तो अपवर्तनांक का मान कुछ आएगा। यदि यहां से अध्ययन करें तो अपवर्तनांक का मान कुछ आएगा। यानी ऐसे गुणों, यानी इनके कुछ भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाए तो अलग अलग दिशा से उनका मान भी अलग अलग होता है। जबकि इनको किसी भी दिशा से देखा जाए, इनकी कुछ गुणों, भौतिक गुणों का अध्ययन किसी भी दिशा से किया जाए तो इसमें अक्रिस्टलीय ठोसों में इनमें उन गुणों के मान समान आते हैं। ये क्या है? समदेशिकता, सम दिशा से बना देश, समान दिशाओं से गुण समान है। विषम यानी अलग अलग दिशाओं से गुण भी क्या है? विषम है, अलग अलग है, ऐसा समझ सकते हो। और ऐसा ही होता है, ठीक है, समझेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 लिखोगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। इसमें लिखना क्रिस्टलीय ठोस, ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती। इनकी ज्यामिति किनकी? अक्रिस्टलीय ठोसों की। इनकी ज्यामिति निश्चित
नहीं होती। दूसरा, ये दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था वाले होते हैं, ये दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था वाले होते हैं। मैं समझा चुका हूं क्या है दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था और लघु क्षेत्र व्यवस्था, ठीक है। ये दीर्घ क्षेत्र व्यवस्था वाले होते हैं, ये लघु क्षेत्र व्यवस्था वाले होते हैं, लघु क्षेत्र व्यवस्था वाले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना कौन सा वाला, एक्स किरण विवर्तन वाला, ठीक है। क्या होता है एक्स किरण विवर्तन में, इनमें जो अंदर संरचना है वही क्रिस्टल की बाहर से संरचना होती है। तो लिखो लिखो एक्स किरण विश्लेषण या एक्स किरण विवर्तन से, विवर्तन ही होता है लेकिन विश्लेषण लिखेंगे। एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इनकी, एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इनकी आंतरिक संरचना में भी कणों की व्यवस्था में दोबारा बोलो, एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इनकी आंतरिक संरचना में भी कणों की व्यवस्था में वही ज्यामिति होती है जो इनके क्रिस्टल की है, एक क्रिस्टलीय में लिखना, इनकी आंतरिक संरचना में, इनकी आंतरिक संरचना में कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। कणों की व्यवस्था का, इनकी आंतरिक संरचना में कणों की व्यवस्था का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कोई निश्चित क्रम नहीं होता, निश्चित क्रम नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अंतर है अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।